ठीक है, तो वेक्टर्स कर रहे थे हम लोग, है ना। एडिशन में ट्रायंगल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन हो गया था। नेक्स्ट एडिशन पैरेललोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा देखो आप कुछ बातें, जैसे तीनों की एक वेक्टर मान लो ये है, ये वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमने बी वेक्टर ले लिया ऐसे, मतलब टेल से टेल को इंसाइड कर गया है ना। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों की टेल को इंसाइड की है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अच्छा ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और ऐसे कर दूं, ये वेक्टर ये है और वेक्टर बी को ऐसे पैरेलल लेके जाती है हमारे, कर तो सकते ही है ना। ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर भी हो गया। और मैंने आपको ट्रायंगल में क्या बताया, अगर वेक्टर्स ऑर्डर में है, मतलब एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, ऑर्डर मतलब हेड और टेल मिल जाए। ठीक है, तो पहले वाले वेक्टर का टेल दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला दो तो ये कौन सा वेक्टर होगा, a प्लस b वेक्टर, a प्लस b। ठीक है, इतना मैंने लास्ट में से पढ़ाया। लास्ट देखो वापस से, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। ठीक है, मैंने बी वेक्टर को क्या किया, पैरेलली घसीट दिया थोड़ा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर वेक्टर्स ऑर्डर में है, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करता है, तो उसके से पहले वाले वेक्टर का टेल दूसरे वाले के हेड के साथ जोड़ दोगे तो तुम्हें दोनों वेक्टर का सम मिल जाएगा। मतलब ये वेक्टर ये वेक्टर भी है, तो ऐसे बोलोगे तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस इज वेक्टर प्लस वेक्टर b। समझ गया। अच्छा, इतनी तो बातें ठीक हो गई। अब यहाँ पे कुछ बातें ही हैं, जैसे मान लो ये टेल से टेल कोइंसाइड कर गया और ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा, तो ये जो थीटा है ना, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। ठीक है, याद रखना टेल से टेल कोइंसाइड करना चाहिए। अगर टेल से टेल कोइंसाइड किया तो ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोला जाएगा। अगर ऐसे होता, ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में दो एंगल देखो, इस केस में ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होता, है ना, ये नहीं होता। क्या होता, फिर मान लो ये थीटा है और ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, हेड और टेल मिल रहा है। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। जब हेड और टेल मिलेंगे तो ये वाला एंगल नहीं होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, 180 माइनस थीटा होगा, और लेकिन जब टेल टेल मिलेंगे तो ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, मान लो एक वेक्टर का हेड दूसरे के हेड के साथ मिल रहा है, तो भी इस केस में ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ सर, सिंपल सा बात है, टेल टेल मिले चाहे हेड हेड मिले, तो ये जो बीच वाला एंगल है यही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। लेकिन हेड और टेल मिल रहा है ना, उस केस में ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा, बल्कि 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। अगर मैं इसको थीटा बोल दिया तो यहाँ पे ये थीटा तो समझ में आ गया। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर और इसको हम सी वेक्टर बोल रहे हैं यार। ठीक है, आप देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या हो रहा है, थीटा हो जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया, बी के पैरेलल ऐसे, बी के पैरेलल एक वेक्टर और बना दिया। ठीक है, और ऐसे क्या किया, ए के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया और ये पैरेललोग्राम बन गया, ये डायगोनल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया और ये डायगोनल है। हमें पता है वेक्टर का जो लेंथ होता है लाइन का, वही मैग्नीट्यूड होता है ना। तो इतना बड़ा ये ए वेक्टर इतना बड़ा है, तो इसकी लंबाई नाप लेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मतलब इसकी जो लंबाई होगी उसको मैं ए लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड, इसकी जो लंबाई होगी उसको मैं बी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझे। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया, यू नो ये बी है, तो ये वाला बी cos थीटा होगा क्या, पता चला, और ये वाला बी sin थीटा होगा, है ना। अभी देखो ये पूरा ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये जिसका बेस है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना बड़ा हो गया, a प्लस b क्रॉस थीटा।
का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर है ना। यस सर यहाँ से खोल दो उसको ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर और ये प्लस दोनों बी बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा समझ गए ना। Yes, sir. यहाँ से फॉर्मूला बन गया सी तो क्या है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ठीक है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समझ गए क्या बोल Yes. अच्छा देखो सुनो जैसे मान लो एक वेक्टर हमने ले लिया ये कोई वेक्टर है ठीक है और इसका मैग्नीट्यूड 3 ठीक है एक वेक्टर मैंने और ले लिया इसका मैग्नीट्यूड ऐसे 4 और दोनों के बीच में 30-60 डिग्री का एंगल है ठीक है दोनों के बीच में। अब मैं पूछूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2ab 12 इंटू कॉस 60 1/2 16 ना 25 25 12 37 अंडर रूट 37 ओके ठीक है बड़ा साधारण सी चीज है बच्चों पढ़ाई दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा ठीक है दो वेक्टर के सम जो होगा वो एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये फॉर्मूला बता देगा ठीक है अभी देखो जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ये ले लिया इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और एक वेक्टर ये है इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट और इन दोनों के बीच में ऐसे ही 120 डिग्री का एंगल है ठीक है। अब मैं बोलूँ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा अंडर रूट 37 अंडर रूट 37 ठीक है दोनों एक ही क्वेश्चन इसी वेक्टर को यहाँ दूसरा दिया जाएगा ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा समझे अभी देखो एंगल कितना वेक्टर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री 180 माइनस 130 समझ में आ रहा है बाकी 3 और 4 तो वही है ठीक है। अच्छा ध्यान दो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं मतलब इसका यूज क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करो क्लास
फोर्स जो लगता है बॉडी के ऊपर वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यस सर। ये पता है? हाँ। अब जैसे मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और एक तो हमने ऐसे फोर्स लगा दिया भैया 5 न्यूटन का, ठीक है, और एक ना हमने ऐसे ऐसे फोर्स लगा दिया इस तरीके से, ऐसे 4 न्यूटन का, है ना जी, और ये कुछ ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे लगा है। अब हमसे पूछा गया भाई बताओ ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है भाई, कितने की बॉडी है? 2 किलोग्राम। हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन टोटल फोर्स तो पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं करेंगे 5 और 4 9 लग गया, स्केलर तो है नहीं फोर्स, स्केलर जैसे तो जुड़ता नहीं है वो, समझे? इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ेगा, इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा। अब एक वेक्टर तो भाई ऐसे है 5 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा ऐसे जा रहा है, ऐसे, इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना समझिए, दोनों को दिखा दिया मैंने, इसको ऐसे दिखा दो, यहाँ पे रखो, ठीक है, समझिए ये 30 डिग्री 5 न्यूटन और ये 4 न्यूटन लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा? 150 डिग्री, है ना, 180 माइनस थीटा, क्योंकि हेड और टेल मिल रहा है। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब टोटल फोर्स अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 150, ठीक है, cos 150 कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ठीक है, इतना समझ गए? यस सर। अब बस इसको सॉल्व कर लिया तो टोटल फोर्स कितना है? 25 35 से 41 41 माइनस रूट 3, ठीक है, ये आ गया, समझे? Yes, रूट 3 को अगर 1.7 रखते हैं तो ये 17 दूनी 34 हो गया और 34 7, है ना, समझे? इतना आ गया टोटल फोर्स। तो अभी एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ गए? कर लिए। इस तरीके से इसका यूज पड़ेगा आगे। तो वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर होती है, इसलिए वेक्टर आएगा तो वो भी आएंगे, नहीं आएगा तो वो नहीं आएंगे। फिजिक्स बड़ा आसान सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के चैप्टर से नहीं पढ़ते बच्चे, उन्हें लगता है कि ये तो क्या काम होता है। बाइक चलाने की गेयर तो लगाना आना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो ये हो गया रिजल्टेंट का थ्योरम। ध्यान, थोड़ा सबट्रैक्शन भी सीख लेते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। देखो, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, तो यू नो कि a प्लस b a हो जाएगा, ये अगर a ये b है तो ये वाला कौन सा वेक्टर है? माइनस b है। माइनस b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a वेक्टर माइनस b रिजल्टेंट ही तो है ना? तो सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन, है ना? बस क्या किया हमने वेक्टर को पलट दिया, उसका नेगेटिव बन गया, है ना, और जोड़ दिया।
जैसे 4 रुपये में से 2 रुपये घटाने हैं, तो इसका ये मतलब क्या है, 4 रुपये में से -2 ऐड कर दिया, हाँ है ना, तो भी तो बात नहीं पड़ी। हाँ तो सब्ट्रैक्शन होता है एडिशन, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, समझिए। यस सर। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी सुनो। बेसिकली ये वाला वेक्टर जो है, ये तो इसका और इसका एडिशन है। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, राइट। यस सर। ये वेक्टर अब हेड टेल तो मिलेगी। हाँ तो अब इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। हम लोग 180 माइनस थीटा लेते थे, याद है। यस सर। 180 माइनस थीटा कितना है यहाँ पे, 180 माइनस थीटा, समझिए। यस सर। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड बोलूँ तो ये वाला निकालूं, लेट्स से दिस इज सी वेक्टर ए माइनस, तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड। माइनस भी नहीं होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, उसकी डायरेक्शन माइनस है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, इनटू क्या करोगे, पॉजिटिव, थीटा। ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो गई होगी, यार ये तो हमने माइनस पढ़ा था, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि समझाऊं, आ रहा है। क्या आ रहा है। 180 माइनस थीटा वहाँ पर रखना। हाँ, क्योंकि ये एंगल थीटा नहीं है। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये अगर ए देखो, ये भी ले, अब ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूँ, रखने के लिए भी बोलो, ये थीटा है, इसके आगे ये थीटा, ये ए ये भी है, तो ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर। माइनस बी, ठीक है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अब बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो बोलो कैसे निकालना है, अंडर रूट इसका इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos क्या, 180 माइनस थीटा। टेन से टेन मिलता तो सीधे 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। समझ गए तुमने ये फॉर्मूला, यस सर। बात समझ में, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया था, मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू समझाना था, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है, मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। यस सर। और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। यस सर। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, बात समझ लिखिए। केमिस्ट्री भी करना है? अभी नहीं सुन सर। हाँ? अभी चल नहीं रहा। मैं करना है क्या, मुझे बोला गया था, मैंने केमिस्ट्री करना है। ठीक है, लिख लियो। यस सर। ध्यान दो अब ये तो क्या हमने ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, इफ
प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर। फॉर्मूला यूज करना है इसके ऊपर। कितना देखो, इसका इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसके स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा। स्क्वायर कर देंगे दोनों। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ये कट गया, समझ गए? अब ऐसे मत करते ना, ऐसी कलाकारी करने लगे, फिर कहो क्या होगा? क्या होगा? अभी भी हो जाएगा। जीरो इसकी वैल्यू ऐसे मत कर देना फिर। नहीं। ओ ये क्या हो गया, है ना? ये क्या हो गया जी? ऐसा क्यों आया? मैंने सही किया है क्या? मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे गलत क्यों आ गया? जब गलती की ही नहीं। ऐसे तो एक बराबर माइनस एक प्रूव हो गया, ये तो गलत है ना? हाँ। तो फिर कहाँ गलती है? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोगों गलत काम किया है मैंने इतने पूरे में, कहाँ गलती की है? आज तुम्हें ढूंढ के बताना। उतने पूरे में गलती ढूंढो मेरी, क्योंकि आ तो आंसर कुछ मतलब आ तो कुछ गलत चीज़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो गलती की होगी। तुम ढूंढो मेरी गलती आज क्या है। 2-3 मिनट का टाइम, आराम से। कहाँ गलत हुआ? थीटा कैंसिल नहीं होगा। थीटा कहाँ? कॉस थीटा कैंसिल किया है, क्यों नहीं होगा? डिग्री है, डिग्री पता नहीं, डिग्री पता नहीं सके। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? हाँ, उसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है। अच्छा एंड मतलब ऐसे मैं कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ यार, ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है, ये गलत है, ये सही है। दोनों में अंतर ही कुछ नहीं पता है तुम्हें? कोई अंतर नहीं। अगर ये सही है तो ये भी सही है, और ये गलत है तो ये भी गलत है, ऐसा है। इसमें गणित का झोल है थोड़ा सा, कुछ आ रहा समझ में, गलती कुछ मिल रही है। अच्छा, ये गलत है, ऐसा कर नहीं सकते। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? यू नो कि यू कांट गेट 0/0 एंड Yes, sir. राइट इट 1। Yeah. ऐसा हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो ये 0 ही तो होगा। तो 0 से 0 को नहीं काटा सकता, तो हमें पता होना चाहिए कि 0 है कि नहीं। यो x, अब ये क्या x² = x, 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को? कर सकता क्या? करेगा। कर सकता है ना? हाँ। करेगा ना? हाँ। कर गए, है ना? अब तुमने तो यूं उड़ा दिया। अब मैंने पूछा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, क्या आंसर होगा इसका? तो तुम तो क्या बोलोगे? तुम तो क्या लिखोगे? है ना? मैंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो तुमने बोला ऐसे काट के 1, है ना? और पहले ऑप्शन में लिखा है 1 और तुम ये लिख कर आए, है ना? तो गलत हो गया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 2 है। 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। बस तो कभी भी ऐसे
तब तक नहीं काटा जाता जब तक पता ना हो कि पक्का ना हो कि ये जीरो नहीं है। मतलब हमें पक्का होना चाहिए था कि cos थीटा जीरो नहीं हो सकता, तब काट सकते थे। समझ गए क्या? यस सर। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते, यहाँ पे ऐसे नहीं करते। देखो 2ab से 2ab काट दिया मैंने, क्योंकि मैं मान रहा हूँ a और b नॉन जीरो वेक्टर है, तो जीरो हो नहीं सकता ये। तो जो चीज़ जीरो नहीं हो सकती ना उसको काट सकते हैं, लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी की जीरो हो सकती है उसे नहीं काटते। तो यहाँ से ऐसे होगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90, इस तरीके से सॉल्व। ये भी गलत है, समझ गए? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, ये क्वेश्चन ही तो 3a और 2b के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। ये समझते हो, थीटा ही होगा, यस सर। है ना? मल्टीप्लाई कर देने से डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी, और एंगल डायरेक्शन के बीच में होता है, यस सर। समझे? तो इसका डायरेक्शन तो अभी भी सेम, इसका डायरेक्शन तो अभी भी सेम, डायरेक्शन तो कोई बदली तो एंगल भी नहीं बदलेगा। ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वही, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नंबर से अगर मैं बोलूँ ए और बी के बीच में वही एंगल जो है थीटा है, तो बताओ 3a और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब तो पलट जाएगा एंगल, यस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, उल्टा होगा। समझिए, यस सर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है, यस। ये समझ में आ गया ना? हटा दें। अब ध्यान दो, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, थोड़ा वेक्टर के तरीके अलग होते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, मतलब दिस इज नॉट वैलिड कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं होती, समझ? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके दो तरीके होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली वेक्टर ए यहाँ पे लिखेंगे डॉट वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों को हम एक एक बार पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं, देखो क्या है, मान लो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में एक चीज़ है, इसमें क्या डायरेक्शन दिख रही है क्या? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं ये स्केलर बन गया। दो वेक्टर का डॉट करने पे जो चीज़ मिली वो क्या है? नंबर है, नंबर, और नंबर क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। तो ए डॉट भी हमेशा क्या देगा? स्केलर। स्केलर। जैसे यू नो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, यस सर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? स्केलर। स्केलर, क्लियर? यस। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है ये ए और बी के बीच का एंगल है, समझे? मतलब ये तो एकदम डेफिनेशन है कि भाई ए डॉट बी होता क्या है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझे? अब यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? जब देखो इसी में एक पॉइंट होगा, मतलब
अगर मान लो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है हाँ तो थीटा 90 होगा, हाँ। cos थीटा 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो a डॉट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, पहले लिख लो ये। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट हेडिंग रखेंगे, उसको एक दिन में ड्रॉ करना। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, बड़ा सिंपल सा है, ये 3 यूनिट का वेक्टर है और ये ऐसे 4 यूनिट का वेक्टर है और ये एंगल है हमारा 120। कैलकुलेट, मतलब ये वेक्टर है तो ये बी वेक्टर, कैलकुलेट ए डॉट, बताओ क्या होगा? सिक्स आगे 6 आएगा, क्योंकि थीटा कितना हो गया 60 और cos 60 क्या हो जाएगा? 1/2। 3 गुणा 4 12/2। ठीक है, समझ लो। अब दूसरा चीज ये देखो, मान लो वेक्टर ए ऐसे कुछ है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k, तो 3 कॉम्पोनेंट है। बी वेक्टर ऐसे कुछ है, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k। इस केस में अगर तुम्हें a डॉट भी चाहिए तो सिंपल सा काम करना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और z को z के साथ, बड़ा सारा है। ठीक है, यस सर। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो किसी भी वेक्टर, समझे? अच्छा, कुछ बातें और कैसे, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। एंड वाइस वर्सा बोलने का मतलब क्या है? अगर ये डॉट भी 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, उल्टा बोल दिया, समझ गए? यस सर। क्लियर? अच्छा, a डॉट b अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब थीटा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। a डॉट b अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो थीटा बाई ग्रेटर देन 90, समझ गए? यस सर। ये एक्यूट एंगल वाला, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला फंक्शन, ठीक है? तो समझ गया, लिखो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर ए हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और बी वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3।
ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। नेगेटिव आया इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 से क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है आगे ठीक है ध्यान से ए डॉट बी आपको तो पता ही है cos थीटा होता है। cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। अच्छा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए कैप हो गया बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी कैप हो गया। चाहे तो ये लिख दो जरूरत नहीं है इसमें से भी काम कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है यहाँ से थीटा ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जैसे एक एग्जांपल अगर ले फाइंड एंगल ए वेक्टर एंड बी ये दोनों वेक्टर दिए हुए ठीक है। बड़ा सिंपल सा है cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो तो हम जानते हैं अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 1 2 4 6 है ना 6 ये 4 1 5 1 6 क्या हो गया cos थीटा। यहाँ से मैं थीटा कितना लिख सकता हूँ cos इनवर्स -1/6 समझ गए क्या बना ये ठीक है। चलो ध्यान रखो ये तो दो वेक्टर मान लो परपेंडिकुलर है सपोज एक वेक्टर हमने ऐसे ले लिया डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है। डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो देखो 1/5 आ रहा है इसी का नहीं हमें पता आ रहा देखो आगे
तुम्हारा आगे नहीं आया 11 में पास आउट डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहे हो। नहीं पढ़ाई की है क्या तुमने कोरोना की वजह से? अच्छा कोरोना का कारण दे रहे हो। कौन सा स्कूल पढ़ते हो? सुल्तान तो बस्ती है अच्छा तो अब यही रहता है तो जेई की तैयारी कर रहे हो। लास्ट ईयर तुमने 12th पास किया पेपर हुआ था एग्जाम हुआ था। मैंने ये कहा है सर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ नो सर क्या होता है नो सर वाली क्या सी बात है पढ़ाया नहीं है क्या मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना अभी आज पढ़ाया कि नहीं आता पढ़ाए तो एक बार देखो क्या पढ़ाया है। तुम्हारा आया तुम पहले क्या है वहाँ पे ना ठीक है मुझे लगा वहाँ पे भी आया वहाँ पे नहीं है कौन सा हाँ पहले दिन आया था कौन सा स्कूल है ये रामला तो वहाँ पे नहीं आया कि तुम कभी वहाँ वाले सेंटर में लेबर हाँ इस बार लेबर अच्छा इस बार 11th क्यों स्कूल जाते हो काफ़ी कम। हाँ भाई बताओ ऐसे कैसे डॉट प्रोडक्ट तो निकालना बताया ना मैंने आपने कान बंद कर रखे हैं। प्रॉब्लम ये है मैंने इतने बढ़िया से बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और वो भी ऐसी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ तो डिफिकल्ट ही नहीं है। ऐसा क्या है कौन सी चीज़ मैं बोला पंखा घूमता है तुम कहोगे पता नहीं क्या बोल रहा है ये क्या मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है कैसे बताया था अभी बताओ कॉपी देखो लिखा है तुमने ना बहुत बताओ मुझे तुम बताओगे नहीं प्रॉब्लम तो ये नहीं है। आगे देखो मान लो हमारे पास एक फैक्टर ए है और एक फैक्टर बी कुछ ऐसे वेक्टर ए वेक्टर बी पहले दिन मैं था वेक्टर ए है वेक्टर बी है ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है जैसे इसको बड़ा सिंपल सा है जैसे यूं ही देख लो ऐसे डंडा हमने खड़ा कर दिया टॉर्च लगाएंगे ऊपर से क्या होगा इसकी जमीन में शैडो आएगी कि नहीं आएगी प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ना देख लो ऐसे इसकी शैडो नहीं आ रही क्या इसकी शैडो आ रही है ना आ रही है तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन समझ गए क्या इसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन भाई यहाँ पे ऐसे टॉर्च जलाओगे तो ऐसे प्रोजेक्शन आनी है ना तो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकाल रहा है बी वेक्टर बड़ा सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ठीक है बात समझ रहे हैं। अब आपको भी मालूम होगा कि अगर थीटा है तो ये वाली लंबाई कितनी होगी ये ए है ये कितना होगा ए cos थीटा ठीक है ये ए cos थीटा होगा तुम्हें लेकिन समझ लिया होगा एक ऑस्ट्रेटा कैसे होगा बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए हमें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। देखो एक ऑस्ट्रेटा कैसे निकला याद रखना है ऐसे ये कोई वेक्टर है ऐसे अभी बहुत आसान से बता ये थीटा है ना ये वेक्टर ए इसके दो भाग कर सकते दो भागों में
इस तरफ इसको हम लिखेंगे ए cos थीटा और इस तरफ हम लिखेंगे ए sin थीटा। अब भूल मत, मतलब इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, ए cos थीटा ए sin। तो इसका एक भाग इधर आएगा कितना, ए cos थीटा, ए cos थीटा, ठीक है। यू नो कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा। अगर प्रोजेक्शन चाहिए ए का ऑन बी व्हिच इज ए cos थीटा, तो ए cos थीटा मैं कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी ऑन बी, क्या समझे? हाँ बी को नीचे कर दो तो एक साइड ए cos थीटा बन गई ना, यस सर। समझ में आ रहा है तुमको? ये जस्ट ठीक है, ए डॉट बी ऑन बी क्लियर है, प्रोजेक्शन ए का बी के ऊपर। अच्छा एक और चीज है, अगर ये तो चलो हमने स्केलर फॉर्म में लिख दिया, अगर मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए, इसकी डायरेक्शन किधर है, मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर लोगे तो डायरेक्शन वाइज कैसे लिखोगे इसको, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इनटू बी की डायरेक्शन, या तो बी कैप लिखो या तो बी अपॉन बी लिखो, क्योंकि बी कैप ये तो है, वो समझ में आया? घुमा दिया हमको, समझ में तो नहीं आया? क्या ठीक है, समझ में आया? या तो प्रोजेक्शन तो ऐसे लिखो स्केलर फॉर्म में, ये डिपेंड करता है, तुम जाओगे पेपर दोगे तो लिखेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा भाई कौन सा निकालना है, ऑप्शन देखोगे, चार ऑप्शन दिया रहेगा ना, तुम देखोगे कौन सा, क्या वेक्टर फॉर्म में है क्या, अगर वेक्टर फॉर्म में देखिए फॉर्मूला लगाओगे और ऑप्शन स्केलर फॉर्म में देखिए फॉर्मूला लगाओगे, समझ गए क्या? बनाना ठीक है। क्वेश्चन करो। हो गया होगा? यस सर। अब देखो ट्रिक भी बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक याद कैसे रखो, बी जिसके ऊपर निकालना है, ठीक है, पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने ही लेना है, यस सर। 6 माइनस 1 5 6 11, ठीक है, अपॉन जिसके ऊपर लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 9 9 18 है, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इसके मैग्नीट्यूड से इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? बड़ा साधारण सा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है?
ये होगा, ठीक है। स्केलर फॉर्म में आएगा तो इतना ही आंसर होगा, बाकी वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ये आंसर, ठीक है। केमिस्ट्री करना है, कहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ तो किसी ने किया नहीं, ये एक बार ध्यान रखो, ध्यान रखो।